तो अब हम बात करते हैं किसकी, अगले मुगल बादशाह आलमगीर सेकंड की, आलमगीर द्वितीय की। देखिए, अजीउद्दीन आलमगीर द्वितीय के नाम से भारत का अगला मुगल बादशाह बना। अजीउद्दीन आलमगीर सेकंड के नाम से, अली आलमगीर द्वितीय के नाम से भारत का अगला मुगल बादशाह बना। ये जहांदार शाह का पुत्र था। किसका पुत्र था ये? अभी मैंने पीछे बताया, किसका बेटा था? जहांदार शाह का बेटा था। बिल्कुल भी कंफ्यूजन तभी दूर होगा जब आप पुरानी जो चीजें हैं उनको भी एक बार देखेंगे, पढ़ेंगे, और जो अब चीजें हो रही हैं उनको भी देखेंगे, वरना ये सेकंड और इनमें बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, मुझे आप लोग एक बात बताइए, आलमगीर फर्स्ट किसको कहा जाता है? यदि आलमगीर द्वितीय है तो आलमगीर पहला कौन था? सर औरंगजेब। औरंगजेब, वेरी गुड। तो जो याद रखिएगा, जब एक ही रूलिंग, एक ही सल्तनत में या एक ही किसी वंश में एक से ज्यादा रूलर एक ही नाम के हो जाते हैं, तो वहां पर हम फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, इनका यूज करते हैं। बात है समझ? तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि औरंगजेब को, जो बादशाह औरंगजेब था, उसको आलमगीर कहा जाता है, आलमगीर फर्स्ट। औरंगजेब का नाम था औरंगजेब, औरंगजेब आलमगीर, तो वो पहला है, तो इसलिए इस अजीउद्दीन जो ये बादशाह बना था आलमगीर के नाम से बना था, इसको हम कहते हैं आलमगीर सेकंड, आलमगीर द्वितीय, याद रखिएगा। तो अजीउद्दीन आलमगीर द्वितीय के नाम से भारत का अगला मुगल बादशाह बना। ये जहांदार शाह का बेटा था। किसका? जहांदार शाह का। और 1754 में, 1754 ईस्वी में वजीर इमादुल मुल्क की सहायता से ये अगला मुगल बादशाह बना था। अभी पीछे बताया मैंने कि वजीर इमादुल मुल्क की हेल्प से बना था ये अगला मुगल बादशाह। पहला आलमगीर किसको कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। देखिए, इसे भी सत्ता चलाने में या फिर अपने मंत्रियों को काबू करने में इसके पास भी कोई कैपेबिलिटी नहीं थी, इसमें भी बिल्कुल भी क्षमता नहीं थी। इसके पास भी सत्ता को चलाने या फिर अपने मंत्रियों को काबू करने की कोई क्षमता नहीं थी। इसके पास किसी भी तरह का सैन्य ज्ञान ही नहीं था, सैनिक वाला ज्ञान ही नहीं था। ठीक है? जो एक बादशाह को, एक बादशाह को जितना सैन्य ज्ञान होना जरूरी है, जितना सैनिक बनने के लिए ज्ञान होना जरूरी है, जितना एक सैनिक को भी ज्ञान होता, उतना भी ज्ञान इसको नहीं था। बात ही समझ? इस वजह से इसके शासन काल में सारा का सारा जो कार्य था, जो सारे के सारे काम था, वो वजीर इमाउद मुल्क, ये माफ कीजिए, इसका वजीर इमाउद उल मुल्क ही देखता था। फिर से वापस मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत की, इसका नाम है इमाद उल मुल्क। इमाद उल मुल्क ये इसका वजीर था, और यही सारे के सारे जो काम था यही देखा करता था। सारे के सारे जो काम था शासन के, वो यही इमाद उल मुल्क ही देखा करता था। बात आई समझ में? अब यहां पर पॉइंट क्या है इस बादशाह के बारे में? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्या हमें चीजें पढ़नी चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज इसके बारे में समझने वाली यही है, वैसे तो बहुत ही कमजोर शासक था। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हो सकता है कि इस आलमगीर, जो अभी मैंने बताया था ना कि अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर अटैक किया था 1757 में, 1757 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने इसी के शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था। इसी के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर अटैक किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। इसी का शासनकाल चल रहा था तब, दिल्ली पर आक्रमण, जो दिल्ली पर अटैक हुआ था वो इसी के शासनकाल में किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक तो ये बनता है इस आलमगीर द्वितीय के बारे में, या इस अजीउद्दीन के बारे में। आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1757 में। और याद रखना, जब मैंने बताया अभी बहुत सारी चीजें इसके बारे में आपको मैंने बताई हैं अभी अभी, कि भाई इसने मथुरा से लेकर के आगरा तक भी लूट मचाई थी। ब्लर हो गया है, फिर से ब्लर होगी स्क्रीन? नहीं भैया, क्लियर है। नहीं तो बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। ओके। जब ब्लर वगैरह हो जाएगा तो बता दिया करिए, ठीक है? तो अभी मैं ये सारी कहानी में सब समझा चुका हूं, ठीक है? तो वापस से उसको बताने का कोई मकसद नहीं है। तो उसके बाद जब इसने हर जगह लूट लिया, ये वापस जाने लगा, तो वापस जाते टाइम अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया? अपनी वापसी से पहले इस अहमद शाह अब्दाली ने भारत में इस आलमगीर द्वितीय को, यानी बादशाह आलमगीर सेकंड, इसके अलावा इसका जो ये वजीर था इमाद उल मुल्क और मीर बख्शी, और इन्हीं का जो मीर बख्शी था नजीबुद्दौला। भाई ये तो मुगल बादशाह था, ये वजीर
और मीर बख्शी आप जानते हैं मुगल साम्राज्य में जो सेना का हेड होता है उसी को क्या कहा जाता था, मीर बख्शी। तो जाते जाते इसने अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया, इस अहमद शाह अब्दाली ने ये अहमद शाह अब्दाली जाते जाते ये कह के गया कि आप लोग मेरे एजेंट हैं भारत में। भाई जब भी कोई व्यक्ति अब ये जाएगा वापस अफगानिस्तान, ठीक है, तो अपनी वापसी से पहले अहमद शाह अब्दाली ने भारत में बादशाह आलमगीर द्वितीय, वजीर इमाउद मुल्क, फिर वापस मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन की, ठीक है, वजीर इमादुल मुल्क और मीर बख्शी नजीबुद्दौला, इन तीनों को अपना मुख्य एजेंट नियुक्त किया भारत का, कि आप लोग मेरे भारत के एजेंट हैं, आपका काम है यहां सब चीज को संभालना और मुझे टाइम टाइम पर पैसे भी भेजते रहना। इनको अपना एजेंट नियुक्त करके गया था। वापस क्या बोला मैंने, अपनी वापसी से पहले अहमद शाह अब्दाली भारत के सम्राट या भारत में सम्राट आलमगीर द्वितीय, वजीर इमादुल मुल्क और मीर बख्शी नजीबुद्दौला को अपना मुख्य एजेंट नियुक्त करके गया था, अपना मुख्य गवर्नर नियुक्त करके गया था भारत का। बात ही समझ, इन सबको सौंप करके गया था कि भाई तुम लोगों को मेरी तरफ से भी, अब ये मेरी तरफ से है, मेरे अंडर में हो तुम लोग, ठीक है, संभालो यहाँ का शासन काम, यहाँ का जो शासन कार्य है उसको संभालिए आप लोग। बात ही समझ। तो जाते जाते वो इनको नियुक्त करके गया था अपना एजेंट। लेकिन अब यहां पर कहानी को बदलते हैं और कहानी को मोड़ करके दूसरी तरफ लेकर के जाते हैं, कहानी को थोड़ी सी चेंज करते हैं, दूसरी तरफ लेकर के जाते हैं और हम पहुंचते हैं महाराष्ट्र की तरफ। 1758 में 1758 ईस्वी में 1758 में ही 1758 ईस्वी में क्या हुआ, मराठा शासक थे उस समय रघुनाथ राव, उस समय के मराठा शासक रघुनाथ राव। मैं फिर बता रहा हूं भाई, ये हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया है, तो यहां पर आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे नाम ऐसे ऐसे आते चले जाएंगे, आप कहोगे और इतने सारे नाम है थोड़ा सा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सारी चीजें क्लियरली पता हो, कौन कौन सी चीज कैसे कैसे हुई है। 1758 में मराठा शासक रघुनाथ राव, इन्होंने अटैक किया दिल्ली पर। 1758 ईस्वी में मराठा शासक रघुनाथ राव दिल्ली पहुंचा और इसने क्या किया, नजीबुद्दौला को दिल्ली से भगा दिया। ठीक है, इनको नजीबुद्दौला को कहां भगा दिया, दिल्ली से भगा दिया। बताइए समझ, यहां का जो भाई आप जानते हैं कि जो मीर बख्शी होता है वो सेना का हेड होता है, ठीक है, जो सेना होती है उसका मुगल सेना का जो हेड था मीर बख्शी नजीबुद्दौला, और इसको रघुनाथ राव ने, मराठा शासक रघुनाथ राव ने, इनके बीच में हुई इनकी लड़ाई और नजीबुद्दौला जो था वो उसको कहां से भगा दिया, दिल्ली से इसको निकाल दिया। देखो मराठाओं की पावर बहुत बढ़ चुकी थी इस टाइम तक, इस टाइम तक आते आते मराठाओं की पावर जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो पेशवा बाजीराव हुए थे, बाजीराव प्रथम जो थे, उन्हीं के शासनकाल में ही दिल्ली तक फैल चुका था मराठा साम्राज्य लगभग, ठीक है। और इस टाइम तक तो आते आते मराठाओं की बहुत पावर जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो इन्होंने रघुनाथ राव ने क्या किया, इस नजीबुद्दौला को निकाल दिया। बात ही समझ। अब हुआ क्या, ध्यान से समझना मेरी बात, इसका इफेक्ट आपको थोड़ा सा आगे पता चलेगा जब वापस अहमद शाह अब्दाली आएगा और अटैक करेगा किनके ऊपर, इन मराठों के ऊपर ही अटैक करेगा, ठीक है। जब ये बात पता चलती है अहमद शाह अब्दाली को, ये बात जब अहमद शाह अब्दाली को पता चलती है कि मराठा जो है वो अटैक कर रहे हैं, और क्योंकि अहमद शाह अब्दाली इनको सौंप के गया था कि भाई तुम लोग जो है यहाँ का ध्यान रखो, तुम मेरे एजेंट हो, ठीक, बात ही समझ। और उसको पता चला कि मराठा जो है वो अटैक कर रहे हैं, और मराठाओं ने केवल यहीं तक नहीं पंजाब तक भी अटैक किया था, केवल दिल्ली तक नहीं पंजाब तक भी अटैक किया था। और आप लोग जानते हैं पंजाब पर उस समय किसका कब्जा था, अहमद शाह अब्दाली अपना लगभग कब्जा जमा चुका था पंजाब के एरिया पर, और पंजाब तक भी अटैक किया था मराठों ने। तो इस बात से अहमद शाह अब्दाली बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गया इस बात से, और अहमद शाह अब्दाली सोचने लगा अब एक बार फिर से अटैक करने के, लेकिन उस अटैक को भी हम बाद में करवाएंगे। लेकिन अभी एक और महत्वपूर्ण घटना हुई इस आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में, आलमगीर द्वितीय के ही शासनकाल में 1757 में ही एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई, और वो क्या थी, कोई बताएगा? एनीवन बताइए क्या हो सकता है? देखिए आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में 1757 में एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया जिसको कहते हैं प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि जिस समय प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, तो उस समय भारत का मुगल बादशाह था आलमगीर द्वितीय। ध्यान से समझ लीजिए, अहमद शाह अब्दाली ने जब दिल्ली पर अटैक किया था उस समय भी आलमगीर द्वितीय था, लेकिन जब अहमद शाह अब्दाली का पहला अटैक हुआ था उस समय मोहम्मद शाह रंगीला था, फर्स्ट अटैक हुआ था उसका पंजाब में, वो सफल नहीं हो पाया था, ठीक है।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। देखो कोई संबंध नहीं है प्लासी का युद्ध का मुगल बादशाह से, लेकिन क्वेश्चन आ चुका है कई बार। तो 1757 में आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में 1757 ईस्वी में एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया जिसे कहा जाता है प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, PLASSEY। अब मुझे कोई ये बताएगा प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? सर रॉबर्ट क्लाइव और फ्रांसिस हाँ, रॉबर्ट क्लाइव और बताइए, प्लासी का युद्ध नहीं पता आप लोगों को? सर सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, रॉबर्ट वेरी क्लाइव और गुड। सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में 1757 में 1757 ईस्वी में एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया जिसे कहा जाता है प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। आप लोग जानते हैं 23 जून 23 जून 1757 को लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। अब पहले तो बात आती है प्लासी कहां है, ये प्लासी का युद्ध का नाम क्यों पड़ा? ठीक है, जानते हैं प्लासी नाम क्यों, जानते हैं प्लासी कहां पर है? जानता है कोई? सर यूपी में। हाँ, यूपी में। सर प्लासी तो एक फूल का नाम है, मतलब जो यूपी का प्लासी पश्चिम बंगाल में है कि उत्तर प्रदेश में? मुझे तो यही पता है कि यूपी में है शायद। देखिए, किस किस के बीच में युद्ध हुआ पहले ध्यान से समझ लीजिएगा। क्लियरिटी भाई, थोड़ी चीजें हम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? वैसे तो ये आगे आएगा, पढ़ाऊंगा मैं वापस जब हम ब्रिटिश पढ़ेंगे, जब हम यूरोपियन पावर्स पढ़ेंगे, यूरोपियन शक्तियों का उदय पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हमें चीजों का पता होना चाहिए, चीजें लिंक होती हैं एक दूसरे से, ठीक है? चलो ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था ये युद्ध? हुआ था, ध्यान से समझना, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, और ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, ये युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला के बीच में और रॉबर्ट क्लाइव, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो आप लिख सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व, इसकी लीडरशिप कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव। अब बताओ रॉबर्ट क्लाइव कौन थे, फटाफट बताइए। हु वाज रॉबर्ट क्लाइव? बंगाल के पहले गवर्नर। वेरी गुड, बंगाल के पहले गवर्नर, ठीक है? ये पढ़ चुके हैं, यहाँ बलोटी में आपको पढ़ाया गया था, ठीक? बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, यानी रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से। और ये किस किस के बीच में होता प्लासी का युद्ध? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। ध्यान से समझिएगा, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पे हुआ था, ठीक है? और इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना भिड़ रही थी किससे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। और आप जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम पे क्या था? बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। ये छोटी छोटी चीजें इनका हमें पता होना चाहिए। या वापस आएगा, प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कब पढ़ेंगे? जब हम पढ़ रहे होंगे यूरोपियन पावर्स का, भारत में जब राइज होगा, एडवेंट होगा यूरोपियन पावर्स का, तब हम ये वापस आएगा। लेकिन हमें चीजों का पता होना चाहिए कि ये प्लासी का युद्ध है। किस किस, कौन था उस समय मुगल बादशाह? उस समय मुगल बादशाह था आलमगीर सेकंड, जब ये प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है? बात आई समझ में? चलो जी, अब बात को ध्यान से समझते हैं। अब हुआ क्या, कुछ हालात ऐसे बन गए, वैसे तो इसके पीछे भी बहुत सारी कहानी है, थ्योरी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा शॉर्ट करके चीज पे आगे बढ़ा करके लेके चलता हूं। हालात कुछ ऐसे बन गए कि आलमगीर द्वितीय की हत्या करवानी पड़ी इस इमादुल मुल्क को, जिसने इसी ने बनवाया था। और अब एक फिर अंत तक जाते जाते हालात ऐसे बन गए कि इस इमादुल मुल्क ने षड्यंत्र रचा, काफी लोगों को अपने साथ मिलाया और इसकी हत्या करवा दी। किसकी? आलमगीर द्वितीय की। इस आलमगीर द्वितीय की क्या करवा दी? हत्या हो गई। बात आई समझ? तो आलमगीर द्वितीय की हत्या के बाद इस इमाउद मुल्क ने कामबख्श के पोते, ध्यान से समझना, देखो मैंने कहा था कि आज की जो क्लास है वो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लगेगी, क्योंकि पता नहीं कौन किसका पोता, कहीं से किसी का पोता के शासक बन जाएगा, कहीं किसी का बेटा के बन जाएगा, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है।
अब इस इमादुल मुल्क ने क्या किया, आलमगीर द्वितीय की हत्या के बाद इस इमाद उल मुल्क ने काम बख्श के, अब काम बख्श कौन था, ये औरंगजेब का बेटा था, याद आ रहा है कुछ, काम बख्श कौन था, औरंगजेब का बेटा। तो इस काम बख्श का पोता था जिसका नाम था मुही उल मिल्लत, काम बख्श, इसका पोत्र, पोता, इसका पोता था, इस काम बख्श का पोत्र था जिसका नाम था मुही उल मिल्लत, ये इसका वास्तविक नाम था। ठीक है, लेकिन आपको इस नाम से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि इसके पोते को कहा जाएगा शाहजहां थर्ड, शाहजहां, अरे शाहजहां थर्ड, शाहजहां तृतीय। काम बख्श कौन था, ये औरंगजेब का बेटा था, ये बात आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस काम बख्श के पोते उस वजीर इमाद उल मुल्क ने इस आलमगीर द्वितीय की हत्या हो जाने के बाद काम बख्श के पोते मुही उल मिल्लत, भूल जाइए, काम बख्श के पोते शाहजहां थर्ड, ठीक है, काम बख्श के पोते शाहजहां थर्ड की उपाधि से नाम से इसको अगला मुगल बादशाह बनवा दिया। तो अगला मुगल बादशाह कौन बनेगा, ये शाहजहां तृतीय बनेगा। अब ये बात आती है शाहजहां सेकंड कौन था, कौन बताएगा। यदि इसको मैं शाहजहां तृतीय कह रहा हूं, काम बख्श के पोते को शाहजहां तृतीय अगला यदि मुगल बादशाह बनेगा तो शाहजहां सेकंड कौन था। दारा शिको, दारा शिको, हाँ क्या नाम बताया, दारा शिको शायद, दारा शिको, दारा शिको तो दारा शिको तो मिनी अकबर के नाम से जाना था, दारा शिको कैसे आ जाएगा। अब यदि इसको शाहजहां थर्ड हम कह रहे हैं तो शाहजहां द्वितीय कौन था बताइए जल्दी, पढ़ चुके हैं आप लोग, ये कोई बाहर की बात नहीं पूछी मैंने, पढ़ा करके पूछ रहा हूं। वो शाहजहां सेकंड, नोट्स पढ़े आप लोगों ने, बनाए नोट्स। हाँ जी भैया। रफीउद्दौला का नाम पढ़ा है कभी, सुना रखिए रफीउद्दौला का नाम। हाँ जी भैया। उस रफीउद्दौला को क्या कहा, किस नाम से बादशाह बना था वो, शाहजहां सेकंड, शाहजहां द्वितीय के नाम से बादशाह। भाई एक शाहजहां तो शाहजहां ही है, अरे एक शाहजहां तो मुगल बादशाह शाहजहां है, वो शाहजहां पहला है, ठीक है। इसके बाद याद करिए रफीउद्दर्जात के बाद जो बना था रफीउद्दौला, उसको मैं कहता है ये रफीउद्दौला शाहजहां द्वितीय के नाम से 1719 में 1719 ईस्वी में भारत का मुगल बादशाह बना था, जिसका दूसरा सबसे कम शासनकाल था, सेकंड, दूसरा सबसे कम समय के लिए बनने वाला मुगल बादशाह था, लगभग 3.5 महीने के लिए। रफीउद्दौला को कहा जाता है शाहजहां सेकंड, ठीक है। और अगला मुगल बादशाह जो अभी मैंने बताया ये है शाहजहां तृतीय, शाहजहां थर्ड, कंफ्यूज मत करना हो जाना बिल्कुल भी। भाई मॉडर्न हिस्ट्री जो आधुनिक भारत का इतिहास है, देखो मेडिवल सबके रटा होता है, अब सबको बिल्कुल बिल्कुल रटा होता है, सब एकदम बिल्कुल फटाक से नाम बता डालते हैं, ठीक है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, लेकिन उसके बाद दिक्कत होती है, उसके बाद फिर कंफ्यूजन होता है, बात ही समझ। तो मेन चीज यही है कि चीजों को रिवाइज करते रहेंगे तो फिर याद रहेगी। तो आलमगीर द्वितीय की हत्या के बाद वजीर इमाद उल मुल्क ने कामबख्श के पोते शाहजहां तृतीय की उपाधि के नाम से, यानी उसके वैसे पोते का नाम था मुही उल मिल्लत, उसको शाहजहां तृतीय की उपाधि के नाम से अगला मुगल बादशाह बनवा दिया, ठीक है। और हुआ क्या था, ये बात का एक पॉइंट और याद रखिएगा, जब इस आलमगीर द्वितीय की हत्या हुई है, देखिए अभी मुगल बादशाह कौन था, आलमगीर द्वितीय, इसका एक बेटा था, इस आलमगीर द्वितीय, इसके पिता की हत्या हो गई, आलमगीर द्वितीय की इसकी हत्या हुई, और इसी का पुत्र था, इसी के पुत्र आगे आएगा, ये आगे आएगा, इसी के पुत्र, इसी का पुत्र था आलम शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, भाई बिल्कुल भी शाह आलम सेकंड, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाइएगा, बस ये बात ध्यान रखना। देखो अभी आप पढ़ रहे थे आलमगीर द्वितीय के बारे में, ठीक है, अभी मैंने आपको आलमगीर द्वितीय के बारे में बताया। इस आलमगीर द्वितीय की हत्या हुई है, क्या हुई है, इस आलमगीर द्वितीय की हत्या हुई। इस आलमगीर द्वितीय की हत्या हो जाने के बाद इसी का खुद का बेटा शाह आलम द्वितीय ये पटना भाग गया, इसको डर था कहीं तेरे साथ भी कुछ ना हो जाए, पटना भाग गया। अब ये वापस से एंट्री मारेगा, इसलिए ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये मत पूछना कि शाह आलम कौन था, शाह आलम सेकंड कौन था।
अब मुझे बताओ शाह आलम फर्स्ट कौन था? हुआ शाह आलम फर्स्ट? अच्छा बताओ, दिमाग घूम रहा है किसी का? ये बताओ मुझे, दिमाग घुमा या नहीं घुमा? सर वो जो बक्सर के युद्ध में था, बंगाल का। अब तुम वहां तो पहुंचे नहीं ना अभी। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, अभी हम पढ़ रहे थे, देखो ध्यान समझो, अभी हम आलमगीर द्वितीय की बात कर रहे थे। ये वो आलमगीर द्वितीय है जिसके शासनकाल में 1757 ईस्वी में अटैक हुआ था दिल्ली पर, किसका? अहमद शाह अब्दाली का। और मथुरा तक भी अटैक किया था उसने, मथुरा आगरा के क्षेत्र में। और इसी के शासनकाल में जब ये मुगल बादशाह था तभी हुआ था प्लासी का युद्ध। मैं कह रहा हूं इसकी हत्या हुई है, और इसकी हत्या हो जाने के बाद, इसकी हत्या हो जाने के बाद अगला जो मुगल बादशाह बना है वो बना है शाहजहां तृतीय। शाहजहां तृतीय, हम यहां पर आ चुके हैं शाहजहां थर्ड पर। शाहजहां तृतीय अगला मुगल बादशाह बन चुका है, शाहजहां थर्ड। लेकिन मैंने आपको यहां पर एक चीज और बताई है। वो चीज मैंने ये बताई है कि भाई इसी का एक बेटा भी था। किसका? जो ये भी मुगल बादशाह हमारा आलमगीर द्वितीय, इसका बेटा था शाह आलम सेकंड। ठीक है, और ये पटना भाग गया। ये तो बात छोड़ो, ये तो भी आया ही नहीं है, तो हम बाद में देखेंगे। मैं पूछ रहा हूं शाह आलम फर्स्ट कौन था? हु वाज शाह आलम फर्स्ट? ये भी यदि द्वितीय है तो पहला भी तो कोई होगा। बताइए जल्दी फटाफट। बहादुर शाह। सर बहादुर शाह। बहादुर शाह, वेरी गुड। भाई आपने सबसे आप जो हमने जहां से स्टार्ट किया था ये मॉडर्न हिस्ट्री, वहां पर जो औरंगजेब के बाद जो बादशाह बना था बहादुर शाह, ठीक है, उसी को तो बहादुर शाह प्रथम, उसी को तो शाह आलम प्रथम कहा गया है। देखो यदि ऐसे याद नहीं रखोगे तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। यदि ऐसे याद नहीं रखेंगे आप लोग तो दिक्कतें ना बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो आपको चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझ समझ के चलना है, वरना समस्याएं बहुत गंभीर रूप ले लेंगी। तो शाहजहां तृतीय बन गया भाई अगला मुगल बादशाह, शाहजहां थर्ड बना अगला मुगल बादशाह। और इसका जो शासनकाल है वो मात्र बस केवल और केवल 1 वर्ष, इसका जो शासनकाल है वो मात्र 1 वर्ष रहा। हालांकि कुछ लोग तो कुछ जो आपको पढ़ाने वाले मिलेंगे, कुछ बुक्स जो मिलेंगी वहां तो आपको शाहजहां थर्ड का जिक्र भी शायद नहीं करेंगे, इस शाहजहां थर्ड का शायद आपको जिक्र भी ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो 1758 से लेकर के 1758 से लेकर के 1759 तक शाहजहां तृतीय, शाहजहां थर्ड बना अगला मुगल बादशाह। अब ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी जरा सा भी बादशाह इंपॉर्टेंट नहीं है। शाहजहां थर्ड, शाहजहां तृतीय के बारे में बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज है नहीं, क्योंकि शासनकाल जो था वो वजीर चला रहे थे, तो नाम के लिए बादशाह बन जाते थे। इन लोगों को तो नाम के लिए बादशाह बना दिया था। जो असली शासनकाल था वो कौन चला रहे थे? जो पूरा का पूरा जो साम्राज्य का कार्यभार था वो कौन संभालते थे? जो वजीर थे वो वजीर संभाल रहे थे। ये और अब से नहीं, पहले से ही होता चला रहा है, आप देख सकते हैं। चाहे इससे पहले अपने सैयद ब्रदर्स के बारे में देखा होगा, जहां पर जब सैयद ब्रदर्स का बोलबाला था वो लोग वहां पर जिसको भी चाहते थे उसको बादशाह बनवा दे रहे थे। कहने का मतलब उत्तरवर्ती मुगल काल आप जब पढ़ते हैं, लेटर मुगल पीरियड आप जब पढ़ते हैं, ये पूरा का पूरा बाद वाला हिस्सा, तो लेटर मुगल पीरियड में आपको एक चीज मिलती है कि जो वजीर हैं वो बादशाहों को अपनी उंगली पर नचा रहे हैं। जिसको चाह रहे हैं उसको बनवा दे रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं उसको मरवा दे रहे हैं, मर दे रहे हैं। ये सब चीज चलती रही है, ठीक है, उत्तरवर्ती मुगल काल में। उत्तरवर्ती मतलब लेटर पीरियड जो है मुगल्स का, औरंगजेब के बाद वाला जो टाइम है। तो शाहजहां तृतीय के बारे में ऐसी कुछ खास बातें हैं नहीं कि जिसको डिस्कस किया जाए। बस मैंने एक चीज बताई कि भाई शाहजहां तृतीय जो था उसको अगला मुगल बादशाह बनवा दिया गया, ठीक है। और ज्यादा समय के लिए मुगल बादशाह ये रहा भी नहीं था, बहुत ज्यादा समय के लिए मुगल बादशाह ये रहा भी नहीं। तो चलिए फिर, काफी बहुत ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूजन हो चुका है। इस चीज को जरूर याद रखिएगा, इस आलमगीर सेकंड का जो बेटा है ये शाह आलम द्वितीय जो पटना भाग गया है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की हत्या हो जाने के बाद जो शाह आलम द्वितीय था पटना भाग गया था, और अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए, ठीक है, अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए इसने साजिश रचनी शुरू की इस शाहजहां तृतीय के विरुद्ध और उस इमादुल मुल्क के विरुद्ध। बात है, षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और अपनी एक बहुत बड़ी सेना बनाई।
और इसने क्या किया, इसने शाहजहां तृतीय को हटाने के लिए, शाहजहां तृतीय को उसके पद से हटाने के लिए एक व्यक्ति की हेल्प ली, जो थे मराठा सेनापति। एक व्यक्ति थे मराठा सेनापति। अभी मैं फालतू नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपके माइंड में बढ़ जाएगा, ठीक है, तो चीजों को मैं यहीं पर रोक रहा हूं फिलहाल। अभी हम चीजों को यहीं पर रोक रहे हैं जिससे कि कंफ्यूजन ना बढ़े, वरना मैं अभी एक यहाँ पर नाम लूंगा, फिर आप लोग को अरे पता नहीं क्या चल रहा है ये। एक सेनापति थे मराठा सेनापति जिनका नाम था सदाशिवराव भाऊ, उनकी हेल्प ली थी, और उनकी हेल्प से इस शाहजहां तृतीय को गद्दी से उतारा, और ये इसके बाद ये शाह आलम द्वितीय खुद बनेगा अगला मुगल बादशाह। और ये शाह आलम द्वितीय के बारे में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये रहेगी, क्योंकि इसी के शासनकाल में लड़ा जाएगा पानीपत का तीसरा युद्ध। इसी के शासनकाल में लड़ा जाएगा पानीपत का तीसरा युद्ध। आप जानते हैं पानीपत की कुल मिलाकर के पानीपत नाम का जो स्थान है काफी ऐतिहासिक रहा है, लगभग 3-4 लड़ाइयां वहां पर हुई हैं, ठीक है। इससे पहले अपने पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, उनके बारे में आपको डिस्कशन, उनके बारे में आपको थोड़ा सा याद दिलाया जाएगा, बात ही समझ। और इसी के शासनकाल में ही होगा बक्सर का भी युद्ध, शाह आलम सेकंड के शासनकाल में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आएंगी, तो अब हम यहीं पर रोकते हैं कहानी को। अब आगे की कहानी जो हम अगली क्लास में समझेंगे। शाहजहां तृतीय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, यहीं से शुरुआत करेंगे, शाहजहां तृतीय से ही। चलिए फिर यहीं तक रखते हैं। और इकोनॉमिक्स की क्लास के बारे में आपको बता दिया जाएगा, रिकॉर्डेड होगी या आपको लाइव कराई जाएगी, वो उसके बारे में बता दीजिएगा। अच्छा, कोई डाउट है किसी का? फटाफट पूछो। अब तक जितनी अपने चीजें पढ़ी हैं इस हिस्ट्री में, कोई डाउट वाउट आ रहा है किसी का? अब तक बताओ जल्दी फटाफट से। है सर कोई डाउट मेरा किसी? आ रहा है एक डाउट। हाँ बताओ, पूछो। सर मुझे ये डाउट था कि मतलब जो आपने वजीर और वकील के बारे में बताया था ना सर, उसमें कंफ्यूजन हो रही है। सपना, उसमें कंफ्यूजन वाली कोई भी बात नहीं है। दरअसल है क्या, वजीर, आप जानते हैं, देखिए मुगल आप यदि आपने कभी उर्दू की न्यूज देखी हो, यदि किसी ने उर्दू न्यूज देखना कभी, डीडी नेशनल पे या डीडी उर्दू पे उर्दू की न्यूज आती है, उसमें देखना भारत के वजीर आजम, या पाकिस्तान में वहां देखना, वहां तो वजीर आजम ही कहते हैं। देखिए वजीर का मतलब क्या है? वजीर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। वजीर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। और ये जो पोस्ट थी, वजीर की पोस्ट, ये बादशाह के तुरंत बाद आती थी, यानी सबसे ज्यादा जो पावरफुल होता था वो बादशाह होता था, और बादशाह के तुरंत बाद जो पावर आती थी वो वजीर की होती थी। वो किसकी होती थी? वजीर की। अब बात क्या हुई है? बात कुल मिला के ये हुई है कि आप लोगों ने देखा होगा, ये ट्रेंड बदला है अकबर के शासनकाल से। जब बैरम खां जो था, जो संरक्षक हुआ करता था अकबर का, उसके बाद से ट्रेंड बदला है, बात ही समझ। उसके बाद से ट्रेंड बदला और वकील शब्द प्रचलन में आ गया। इस वजीर की जगह उसके बाद वकील शब्द प्रचलन में आ गया। ये वकील शब्द प्रचलन में बट आ सर गया तो जब लोग, आपने हाँ हाँ, अब सुनना मेरी बात। अब वकील शब्द प्रचलन में आ गया तो लोगों को ऐसी फीलिंग लगने लगी, भैया ये तो पद ही अलग है बिल्कुल, लेकिन वकील की पावर भी बिल्कुल बादशाह के तुरंत बाद ही तो है। अब वजीर नहीं है, वकील शब्द प्रचलन में आ गया। लेकिन अब बाद में औरंगजेब का टाइम आते आते फिर ये वजीर शब्द फिर से स्टार्ट है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो औरंगजेब था वो पूरे के पूरे इस्लामिक रूल को फॉलो करता था, और इस्लामिक रूल में वकील शब्द नहीं है कहीं भी। अभी आप देखोगे, आप अरबियन और फारसी उनका कल्चर देखोगे तो वहां पर वकील नाम की कोई चीज नहीं है, वजीर ही है। और उसके शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में आते आते वजीर शब्द हुआ। अब जो ये वकील शब्द ऑलरेडी, जो वकील ऑलरेडी शब्द ऑलरेडी प्रचलित हो चुका है, ये भी खत्म नहीं हुआ, जबकि पोस्ट ही एक ही है। बात आई समझ? हाँ जी सर, बट आपने ना जब मुगल प्रशासन पढ़ाया था ना, तब आपने बताया था कि मतलब अकबर ने ना वकील को जो है कई हिस्सों में बांट दिया था। उस टाइम से ही मतलब इसका वर्चस्व खत्म हो गया था, जब आपने ये बताया था। हाँ सर वही बिल्कुल, कंफ्यूजन हो रही है कि बट ये बात बिल्कुल आपने सही कही है। देखिए वकील जो जो पोस्ट थी, बात को समझना। वजीर शब्द का, इस पद का, ये जो वजीर का पद था, इस वजीर पद का महत्व बहुत कम हो गया था, ठीक है। और वकील की पोस्ट को कई पार्ट्स में डिवाइड भी किया गया था। मेरे बताने का बस मकसद यही था कि वैसे यदि बात की जाए वकील की, तो उसकी, जब एक बात बताओ, वजीर नहीं होगा तो इस वकील की पावर कितनी होगी? इस वकील की पावर बादशाह के बाद इस वकील की पावर होगी, ठीक है। मेरे कहने का मकसद ये था, आपसे कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूज करके पूछेगा ही नहीं। यदि आपसे एग्जाम में पूछ लेना कि बादशाह के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता था, उसमें वकील भी दे रखा और वजीर भी दे रखा हो, आप आंख बंद करके वजीर आंसर लगा देना, ठीक है। आप लोग, यदि आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन कर लिया जाता है कि बताइए बादशाह के बाद सबसे पावरफुल कौन होता था, देखिए वजीर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। आपको ऑप्शन में ऐसे पूछा जा सकता है कि मान लो वकील भी ऑप्शन में और वजीर भी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आप वजीर आंसर लगा दीजिएगा। बादशाह के बाद जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो क्या होता, कौन क्या था? वजीर ही था। आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, ठीक है। बादशाह के बाद जो उसका प्रधानमंत्री, वजीर को ही प्रधानमंत्री कहा जाता है, तो इससे बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। वकील जो था, वकील बहुत सारी पोस्ट अलग अलग इसकी बना दी। वकील मुतलक था, वो भी बहुत सारी पोस्ट थी, इसमें बहुत सारे पदों में इसको तोड़ दिया था,
ठीक है। लेकिन आप आगे, लेकिन आप जैसे औरंगजेब के बाद में जाएंगे तो औरंगजेब के बाद में आप देख रहे हैं कि औरंगजेब के बाद दोनों की दोनों ही पोस्ट चल रही हैं। उसके बाद वजीर पद भी चल रहा है, वजीर पद भी मजबूत हो चुका है औरंगजेब के टाइम तक आते आते, और वकील पद तो खैर ऑलरेडी पहले से डिवाइडेड हो चुका है। मैंने ये बताया कि जिस टाइम पर वजीर पद, इस वजीर ना, इस पोस्ट का, इस पोस्ट की थोड़ी सी वैल्यू गिरी तो इस पोस्ट की वैल्यू बढ़ गई थी, और बादशाह के बाद इस पोस्ट की वैल्यू, क्योंकि इस वजीर पद पे तो बहुत दिनों तक कुछ व्यक्ति रहे नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि वकील की जो पोस्ट थी वो भी बादशाह के तुरंत बाद काफी पावरफुल थी। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि बादशाह के बाद कौन सी पोस्ट सबसे ज्यादा पावरफुल थी, तो दैट वाज, आपका आंसर वजीर होगा। बिल्कुल भी इसमें कोई दूसरा सोचने वाली चीज ही नहीं है। ये तो मैंने थोड़ी बात इसलिए बताई कि ऐसा हुआ था। बाकी इसको यदि पूछा जाए रैंकिंग, तो पहले बादशाह, उसके बाद वजीर। वकील का कोई मतलब नहीं, यदि वकील ऑप्शन में भी है ना, वजीर या वकील, तो आपको आंसर वजीर करना है, क्योंकि वजीर होता है प्रधानमंत्री। ठीक, बात ही समझ। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी है, और यहाँ पर वजीर कहते हैं जैसे, और आप जाओगे मराठा में तो वहां पर उसको पेशवा कहा जाता है प्रधानमंत्री को। तो ये सब चीज अलग अलग है। मराठी में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता है, तो सबका अपना अलग अलग कहने का तरीका है। और बादशाह के बाद या सम्राट के बाद जो पोस्ट आती है वो वजीर की ही आती है। और किसी को डाउट है? ठीक है, अभी भी है कुछ डाउट? सर ये तो हो गया। सर एक चीज पूछनी थी, जो सर गुरु तेग बहादुर थे, जो उनकी हत्या, मतलब उनकी सर कलम किया गया था कि उनको फांसी दी गई थी? देखिए, गुरु तेग बहादुर का जो उनका गुरुद्वारा है, आप देख सकते हैं दिल्ली में। अब इसके पास, इसके बारे में अलग अलग थ्योरीज हैं। जो गुरु तेग बहादुर की आपने बात पूछी है, इनके बारे में ना थ्योरीज अलग अलग हैं लोगों की।